हेलो बच्चों, आपकी जानकारी लिए ये बता दें कि आज की जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो चैप्टर 2 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। हम लोग आज पहले ये देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में हमें क्या क्या जानना है। आप अगर इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, इससे इच्छुक रखते हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हाँ हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो ये वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, चलिए तो बताते पहले कि हम लोगों को ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं में क्या क्या पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। ठीक है, इसके बारे में यानी इकोनॉमिक्स ही इतना इंपॉर्टेंट होता ही है कि जैसे जानना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे कुछ करना चाहते हैं तो ये हमें सीखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जैसे ये 2 दिया गया ना, 2 का मतलब हो गया 2.1 2.2 ऐसे कुछ दिया गया है ना, तो इसका मतलब भी समझाएंगे कि ये जो पॉइंट में ही या 2.3.2 ऐसे भी दिया गया तो क्यों दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, ये सारे कुछ को अभी बताएंगे। ये चैप्टर सबसे पहले ये चैप्टर कौन सी, आप देखिए चैप्टर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और चैप्टर कितना है 2। चैप्टर कितना है 2, याद रखिए चैप्टर 2 है, इसलिए यहाँ पर 2.1 यानी चैप्टर 2 का पहला पॉइंट जिसको बोला जा सकता है। क्या पढ़ेंगे, आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, व्हाट इज ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरे में आर्थिक समस्या के बाद हम लोग इसी का दूसरा का पहला पॉइंट देखेंगे। पहला का पहला पॉइंट आर्थिक समस्याएं की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 2.2 यहाँ जो दिया गया यानी कि 2 चैप्टर का 2 पॉइंट, 1 पॉइंट पहले में था और ये हो गया 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में क्या देखेंगे, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, व्हाट डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एरिसेस, है ना, कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्या हम लोग के पास भी ऐसा होता है, तो हाँ ऐसा होता है और ये कैसे क्रिएट होता है वो भी बताया जाएगा। बस केवल आपको धैर्य रखना है और चैप्टर को पूरा पढ़ना है जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। चलिए दूसरे में कि आर्थिक समस्या के क्या कारण है, आखिर आर्थिक समस्या है तो इसका क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी आपको समझना है। दूसरे में अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं 2 चैप्टर का 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट में क्या पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है ये हमें जानना है। और फिर 3 का अगर हम पहला पॉइंट का बात करें तो अतिरिक्त केंद्रीय समस्याएं, आधुनिक विचारधारा, एडिशनल सेंट्रल प्रॉब्लम, मॉडर्न व्यू पॉइंट्स, ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से धीरे धीरे ये सारे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और अगर लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट करके लिख भी सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम लोग चलिए धीरे धीरे इसे शुरू करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। पहला क्वेश्चन क्या था कि आर्थिक समस्या क्या है। चलिए हम लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाएंगे और आप लोगों को समझना है लाइन बाय लाइन पूरी किताब से, ये नहीं कि अलग से आपको समझाया जाएगा, नहीं नहीं, आप किताब से ही पढ़िए। किताब का बात पर सबका भरोसा होता है। ठीक है, इसलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने का ये ठान लिए कि लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और आपको सिखा करके ही रखेंगे, सिखा देंगे, पूरी तरह से सिखा देंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स ही नहीं, इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, 8 9 10 11 12, ये सारे क्लास के जितने भी बच्चे आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए और उन्हें बोलिए कि पढ़ने के लिए हम पढ़ाने के लिए तैयार है। ये फ्री एजुकेशन है, आप लोगों से कोई भी फी चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए तो पहला देखते हैं आर्थिक समस्या क्या है। तो पहले ये हम लोग जानेंगे कि आर्थिक होता क्या है और इसकी समस्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी किसी भी लोग को आर्थिक समस्या बता रहे, ठीक है, जब किसी लोगों को किसी चीज की पूर्ति है तो उसे वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमें खाना चाहिए, हमें खाना मिल ही नहीं रहा, ये हमारी आर्थिक समस्या हो जाएगी। क्यों हमें खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होगा। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कोई भी चीज को खरीद नहीं पाएंगे, खाने वाले पदार्थ को खरीद नहीं पाएंगे और जिससे हम हमारे पास भोजन नहीं हो पाएगी। ठीक है, जिससे हमारी आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं असीमित होती है, हमारी जो आवश्यकता होती है ना, यानी कोई भी मानव की आवश्यकता जो होती है वो असीमित होती है, हमेशा असीमित, यानी इतना ज्यादा उसको जरूरत चाहिए नहीं, इतना ज्यादा हर चीज का शौक होता है कि पूछिए नहीं। और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होते हैं।
सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि एक समस्या है। यानी कि हम तो बहुत बड़ी बड़ी चाह रखते हैं लेकिन वो चाह को पूरा कर नहीं पाते, वही तो हमारा एक समस्या है ना। वो समस्या है कि नहीं, और वो समस्या यहाँ पर साधन के रूप में दिया गया कि हम बहुत सारी चीजों को चाह रखते हैं लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन सीमित है, उतना साधन है ही नहीं, है ना। चाहे वो पैसा से हो, हमारी आर्थिक स्थिति यानी कि शिक्षित से हो, स्वास्थ्य से हो, या मानव कल्याण से हो, समाज से हो, देश से हो, गांव से हो, मोहल्ला से हो, ये हमारी साधन पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, जिसके वजह से हमारी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और इसी को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। चलिए इसे आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को पूरी किताब का शेयर कराएंगे और आप लोगों को सिखा देंगे। सबसे बड़ी बात है आपको सीखना, और अभी हम आप लोगों को सिखा करके ही भेजेंगे। अभी आप बैठिए और सीखिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर आपको केवल पॉइंट करेंगे वहाँ पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा का ध्यान नहीं देना है। एक्स्ट्रा का ध्यान भी हम लेंगे आपसे कि क्या है आपके दिमाग में। बीच बीच में क्वेश्चन भी दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप बनाइए, कॉपी में बना करके देखिए कि बन पाता है कि नहीं, और नहीं बन पाता है तो फिर से वीडियो को रिवर्स कीजिए, देखिए और सीखिए। और बन जाता है तो समझिए कि एक बार में समझ में आ गया। नहीं बन जा रहा है, नहीं बन पा रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, फिर से रीओपन कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दें। आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। क्यों है ये, क्यों है ये? तो चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम किस चीज को चुनाव करते हैं, यानी किस चीज को हम चुनना चाहते हैं, क्या हमारी चॉइस है, वही तो हमारा आर्थिक समस्या है ना। मान लीजिए हम बहुत बड़ा ये सोच लिए कि मर्सिडीज में घूमेंगे, लेकिन मर्सिडीज को खरीदने तथा उसे चलाने के लिए हमारे पास मुद्राएं है ही नहीं, तो वो हमारा एक आर्थिक समस्या बन सकती है कि नहीं। अगर हम किसी कारणवश मर्सिडीज को खरीद लेते हैं, दुनियादारी या लंद फंद जो बोला जाता है कि ऋण वगैरह लेकर के हम अगर खरीद भी लेते हैं, अब उसे चलाने के लिए हम उसमें तेल ही नहीं भर पाएंगे, उसके लिए 1000 रुपया हर 2-3 दिन पर खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आर्थिक समस्या बनाएगा कि नहीं, बना देगा, ठीक है। तो वो हमारा चुनाव पर, आर्थिक समस्या हमारे चुनाव की समस्या है कि हम किस प्रकार की चुनाव करते हैं, यानी किस प्रकार से हमारी पूर्ति, मतलब हमारी जो चाह है ना, चॉइस है, वो किस प्रकार की। अगर हमारा चॉइस सिंपल और साधारण और छोटा रहेगा तो हमारी आर्थिक समस्या छोटा रहेगा, और अगर हम चुनाव यानी चॉइस अपना बड़ा रखेंगे तो हमारी आर्थिक समस्या भी बड़ी हो सकती है। ये आपके दिमाग में आ ही गया होगा। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है और इसी प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या हमेशा चुनाव की समस्या बन जाती है, क्योंकि आर्थिक समस्या हमारे पास तभी आती है जब हम किसी बड़े चीज का चुनाव करते हैं, किसी बड़े चीज की आवश्यकता को पूरा करने का कोशिश करते हैं, और उसमें हमें अनेकों प्रकार की परेशानियां होती है, जिसके वजह से वही कहलाता है आर्थिक समस्या, चुनाव की समस्या। आर्थिक समस्या किसके वजह से? तो चुनाव की वजह से। इसलिए हमें जो भी चुनाव करनी चाहिए, जो भी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो भी आवश्यकताएं वस्तु होती है, उसे सीमित समय से सीमित चीज को ही चुने जो हमारे औकात का हो। ऐसे बोल सकते हैं हमारे औकात का हो। अगर हमारे औकात का ही हम कोई भी चीज सोचेंगे ना, तो हम कभी भी आर्थिक समस्या में नहीं पड़ सकते। हाँ, आर्थिक समस्या भी अनेकों प्रकार की होती है। ये तो आपको एक सच्चे क्या बोलते हैं सजेशन दे रहे हैं कि आप वैसी चीज का, छोटे एज में आप ऐसी चीज का चुनाव ना कर ले जिसको पाना असंभव है। अगर आप वैसी चीज कर लेते हैं तो क्या होगा, आर्थिक हाँ, चाह रखिए ना कि हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम को निकालेंगे, अच्छे पोस्ट को प्राप्त करेंगे, ये चाह रखिए। ये हमारी आर्थिक समस्या नहीं दे सकती, ये आर्थिक समस्या को दूर कर सकती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कुछ टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ आपको बताते हैं। आवश्यकता एवं सीमित साधनों के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। जैसे में एक परिवार क्या है, सीमित होती है, जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है। जैसे मान लेते हैं, कैसे 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 ये आर्थिक समस्या हो सकती है। किसी परिवार में 10 आदमी है या 6 आदमी है, और उसमें से कमाने वाला केवल एक व्यक्ति है, और खाने वाले तो 7-5 को रहेंगे ना, और वो अकेला वो भी तो खाएगा, यानी 6 को खाने वाला, कमाने वाला एगो। अब उस जगह पे अगर आय अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, मुद्रा अच्छी तरह से वो काम नहीं कमा पाएगा, तो बोलिए ये आर्थिक समस्या उत्पन्न कर रही कि नहीं? क्यों कर रही है? क्योंकि खाने वाले पे बहुत ज्यादा है। तो आर्थिक समस्या अनेकों प्रकार की होती है। हमारे कहने का मतलब है कि आर्थिक समस्या अनेकों प्रकार से हो सकती है, बस इसे बचने का कोशिश करना है। अगर हम इससे बच गए ना तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। और ये आर्थिक समस्या हमारे चुनाव के हिसाब से होता है कि हम किस प्रकार का चुनाव करना पसंद करते हैं,
ठीक है, चयन या चुनाव जिसको बोला जा सकता है। चलिए हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारे पास सामने यहाँ दिखाई देगा क्या कि 2.1.1 यानी दूसरा चैप्टर का पहला पॉइंट क्या है, आर्थिक समस्या की परिभाषा। आर्थिक समस्या समझ गए कि किससे होता है, तो चुनाव से होता है, हमारी इच्छा से होती है, हमारी चॉइस से होती है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा देखिए बहुत सारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के अभिशास्त्रियों जो है ना, अर्थशास्त्रियों जो है ना, वो अनेकों प्रकार से इसकी भिन्नताएं दी है, परिभाषाएं दी है। चलिए उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए क्या कहना चाहते हैं, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इंसेंटिवली ए प्रॉब्लम इरेजिंग from the necessity of choice of the manner in which limit resource with the alternative uses are deposited. It is the problem of the husbandry of resource. ये कहना था इरिक रॉल का, यानी कि इसका मतलब है इरिक रॉल के अनुसार अगर हम बोले तो आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या। आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न होती है, तो हमारी चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होती है, या वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है या संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या भी है। ठीक है, यानी उपयोगी की समस्या है, उपयोग करने वाले चीज का हम चयन करते जिसका पूर्ति नहीं कर पाते, वही हमारा एक समस्या कहलाती है, आर्थिक समस्या कहलाती है। अगर हम दूसरे हिसाब से चले तो क्या बोला जाता है, सो ध्यान दीजिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉर्नेड विथ द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स अमंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स एंड द इन यूजिंग दिस रिसोर्स टुवर्ड द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स एज फ्यूली एज पॉसिबल। ये लेफ्टविच के बारे में है कि लेफ्टविच के अनुसार अगर हम बात करें तो आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज का चॉइस किया और वो हमारे पास पूर्ति नहीं हो पाया तो उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। और अगर हम किसी चीज को पा करके संतुष्ट है ना, जब हम संतुष्ट है तो हमारी आर्थिक समस्या भी संतुष्ट होगी, दिक्कत नहीं होगा, हमारी आर्थिक समस्या बहुत ही अच्छी रहेगी। चलिए और आगे आपको लेकर के चलते हैं कि आर्थिक समस्या का एक उदाहरण लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये आर्थिक समस्या क्या है, तो देखेंगे आर्थिक समस्या एक उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के लिए किसान के पास 1 एकड़ भूमि है। उदाहरण से समझना आर्थिक समस्या क्या हो सकती है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर किए कि उदाहरण के लिए किसान के पास 1 एकड़ भूमि है, साधन के रूप में भूमि सीमित जिसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग है। भूमि पर गेहूं उपजाया जा सकता है अथवा गन्ना, किंतु सीमित भूमि पर दोनों फसलें एक साथ नहीं उगाई जा सकती है। ठीक है, अतः किसान को यह चुनाव करना होगा कि वह अपने खेत में कौन सी फसल उगाए ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार साधन की सीमितता एवं साधन के वैकल्पिक प्रयोग चुनाव की समस्या उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ से कहने का मतलब ये था बच्चों कि हम वैसी चीज का चुनाव करते हैं, जैसे यहाँ एक किसान का बात किया ना, एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है, अब उसमें गेहूं भी अच्छी तरह से उग सकती है और गन्ना भी उग सकती है। अब वो अगर गेहूं और गन्ना दोनों साथ में अगर उगा दे तो क्या उसकी फायदा होगी? उसका तो चाह किया, मन किया, नहीं हम गेहूं भी उगा देते हैं, गन्ना भी डाल देते उसी में और उगाते। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। बाद में क्या पता चलेगा, ना गेहूं हुआ ना गन्ना हुआ। तो ये हमारी समस्या बना कि नहीं? आर्थिक समस्या हो गया, क्योंकि इसे लगाने में पैसा लगा, पूंजी लगा, मजदूर लगा, बीज लगा, बहुत सारे चीजों का प्रयोग करना पड़ा। वो सारे हमें क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। और बेकार हो जाएगा उसी को ना आर्थिक समस्या कहते हैं कि नहीं। चलिए हम कुछ और आगे लेकर के चलते हैं और आपको कुछ और रूबरू कराते हैं कि क्या और जानना है, क्या होता है इकोनॉमिक्स। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? पहले तो देखें कि आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न होती है, हमारे चुनाव के आधार से होती है। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? कुछ तो और रीजन होगा ना, या फिर आर्थिक समस्या के क्या कारण, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, या फिर व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते कि इसका क्या कारण है। तो कारण क्या क्या हो सकती है आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से देखेंगे और समझ करके जाएंगे। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है, अब कौन कौन से कारण है वो आपको हम पढ़ के सुनाते, समझा देंगे, पूरी दिमाग में धंसा देंगे। बस आपको
वीडियो पर बने रहना है। चलिए आगे देखिए कि पहली समस्या असीमित आवश्यकताएं, कि हमारे इच्छा के अनुसार इतनी ज़्यादा सोच लेते, इतनी ज़्यादा करने की सोच लेते हैं जो कि हो नहीं सकता, वो असीमित है। तो हमारे पास आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी ना, होगी कि नहीं? तो चलिए होगी कैसे, तो और इसको डिटेल्स से जानते हैं। अल्टीमेटेड वांट्स है ना, क्या असीमित आवश्यकताएं जिसको बोलते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती है। किसी भी मनुष्य का है ना कभी भी इच्छा पूरा नहीं होता, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ और मांगने और रखने का कोशिश करते रहता है। उस कभी भी उसकी मन जो है ना पूरा नहीं होती, कोई भी मानव हो। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती है। हम लोगों को अगर हम जैसे चाहे नहीं हमको खाना मिल जाना चाहिए, खाना मिल गया, अब नहीं अच्छी कपड़ा मिलना चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, अब घर में गाड़ी होना चाहिए, टीवी, मतलब एक इच्छा पूरा हुआ दूसरा इच्छा जग गया। ऐसा हमेशा होते रहता है। असीमित आवश्यकताएं इसी को कहते हैं और यही हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न करने का कारण बनता है। चलिए आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। क्या होता है ये कि आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भी भिन्न होती है। मतलब कि जितनी तेजी से कोई चीज चलती है ना उतनी तेजी से हमारी आवश्यकता भी प्राप्त होती है, चलती है, सोचने और दिमाग को चलाने में। क्या है कि अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण है और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। सभी मनुष्य का सोच क्या होता है, अलग अलग होता है और अलग अलग होने के कारण उसके चॉइस भी अलग अलग होती है और इस प्रकार से उसकी तीव्रता, किसी का कम चॉइस होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो जिसके पास ज़्यादा होता है उसकी आर्थिक समस्या ज़्यादा होती है और जिसके पास कम होता है उसकी आर्थिक समस्या कम होती है। मतलब होती तो है, आर्थिक समस्या सभी के पास होती है, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, कहीं का हो, आर्थिक समस्या सभी के पास होती है। ये नहीं कि अगर हम छोटे लोग हैं, छोटा सोच रखें, छोटा चीज का हम दिमाग में सोच रखेंगे कि हमको छोटा करना है, कुछ छोटा करना है, तो क्या हम आर्थिक समस्या से बच सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं बचेंगे। छोटा सोचेंगे या बड़ा। हाँ, अब ये दिमाग में नहीं लाना है कि आर्थिक समस्या तो होते है तो कुछ बड़े सोच करके ही क्यों नहीं आर्थिक समस्या ले, तो नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना कि बड़े सोच करके हम आर्थिक समस्या को ले ले, तो ये सोचना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा सोचना भी नहीं है। तो चलिए और हम लोग देखते हैं 3 में क्या है कि सीमित या दुर्लभ साधन क्या है। सो देखिए, साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इसकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। अर्थात साधन की मांग बड़ा होती है साधन की पूर्ति से। कि हम वैसी आवश्यकता चीज को सोच लेते हैं जो हमारे साधन से अलग है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मेरे पास 2-4 रूम वाला घर है और हम सोच लेंगे नहीं अपने छत पर जो है ना सो जहाज को उतारेंगे। ये हमारी साधन की मांग तो हो गया, लेकिन साधन की पूर्ति से क्या है वो बड़ा हो जाता है। साधन की मांग हम कुछ भी मांग सकते हैं, किसी से साधन का अगर मांग किया जाए, लेकिन कुछ भी मांग, लेकिन साधन की पूर्ति करने का जगह है, 4-5 वाला रूम है, तो वहां पर हम जहाज उतार पाएंगे क्या उसकी छत पे? नहीं ना। तो ये हमारी हो जाती है साधन की मांग बड़ी होती है साधन की पूर्ति से। यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए आगे, साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित होते हैं। अर्थात आवश्यकताएं बड़ा होगी साधन से। हमारी आवश्यकता तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे पास साधन क्या होती है, बहुत छोटा, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आवश्यकता हमेशा बड़ा होगी साधन से, जिसको वांट्स और रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए वांट्स बड़ा होते हैं रिसोर्स से। और आगे हम अगर बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे अर्थात आवश्यकताएं अधिक होती हैं साधनों से। ये पूरी स्पष्ट बताया गया है और आपको स्पष्ट याद भी रखना है। स्पष्ट इतनी स्पष्ट कर दे रहा है, अगर किसी भी तरह से कहीं भी आपको दिक्कत लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। उस टॉपिक को हम फिर से दोबारा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सिखा करके ही रखेंगे, सिखा देना मेरा काम है। चलिए, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। यानी कि साधन कभी सीमित नहीं होता है और सीमित नहीं होने के बावजूद भी इसका काम भी बहुत ज्यादा होता है। साधन अनेकों प्रकार के साधन, संसाधन किसे कहते हैं आप तो जान ही रहे।
ये हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, है ना। तो इसकी वैकल्पिक उपयोग भी, यानी कि अलग अलग तरह से इसका उपयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग, बिजली का उपयोग का केवल हम बल्ब को जलाने के लिए ही करते हैं, नहीं ना करते, अनेकों प्रकार से करते हैं। तो बिजली क्या एक साधन है। अब बिजली साधन है तो इसका वैकल्पिक उपयोग है। वैकल्पिक उपयोग का मतलब अनेकों प्रकार के उपयोग है। इससे हम क्या केवल बल्ब ही जलाते हैं, नहीं ना जलाते, क्या करते हैं, बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि में किया जा सकता है इसका प्रयोग। अतः यहाँ भी हमारे सामने यह एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। ये हमारी एक समस्या बन जाती है। चलिए अगला समस्या हम लोग देखेंगे, और अगला समस्या देखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्या है कि चयन या चुनाव की समस्या। चयन या चुनाव की समस्या। कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। अतः उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वह अपने कौन से साधन को कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए। अन्य शब्दों में अगर बोला जाए तो उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। हमारे घर में बहुत सारी चीज हो जाती है, और हम क्या सोचते हैं, कौन सी चीज को कहाँ पर लगाएं, उसका प्रयोग हम कैसे करें कि अच्छी तरह से रहे, बहुत ज्यादा दिन तक रहे, और क्या नहीं, उसके बारे में बहुत बहुत चीज को सोचते रहते। तो ये भी हमारी क्या है, एक समस्या है दोस्तों। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आप लोग के लिए एक डायग्राम है जो आपको देखना है। आर्थिक समस्या का सारांश किस प्रकार से होती है। आर्थिक समस्या की सारांश जो है पहले असीमित आवश्यकताएं होती है। ये हम इतना सोच लेते हैं कि पूछा नहीं जा सकता। हमारी चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर भी होती है कि अलग अलग, एक पूरा हुआ तो दूसरा सोचने लगते हैं, दूसरा तो तीसरा सोचने लगते हैं। प्राथमिकताओं का चयन कि कौन कैसे किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, किस प्रकार से किया जाए कि वो सही ढंग से हो, सब एक समस्या है। हम जितना कुछ सोच रहे हैं ना, सारा एक समस्या ही समस्या है। जितना कुछ हम करने के लिए सोच रहे हैं। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या क्या है, आर्थिक समस्या का उदय कैसे होता है, तो हमारी चॉइस से होता है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी आवश्यकता क्या है। सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, साधन के कुशलतम प्रयोग का चयन। सीमित साधन, सभी के पास सीमित साधन तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। सीमित साधन होते भी हैं तो उसके अलग अलग प्रयोग होते हैं। अभी जो कि बताए थे, साधन के कुशलतम प्रयोग का चयन, कि कौन सा साधन हम किस रूप में प्रयोग करें, यही ना कुशलतम प्रयोग का चयन हो गया। चयन का मतलब चुनना, कि हम उसको कैसे चुनेंगे कि किस चीज के लिए वो प्रयुक्त किया गया है, किस में हम इसका प्रयोग करें कि वो अच्छी तरह से चलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो ये केंद्रीय समस्याएं क्या है, सो देखिए आप। तो केंद्रीय समस्याएं का अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से है कि अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होता है। आर्थिक प्रणालियों के प्रमुख रूप है जैसे में पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सारे हैं। आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भी भिन्न भिन्न होता है, किंतु साधनों की सीमितता एवं उनके वैकल्पिक प्रयोगों तथा आवश्यकताओं की अंधता के कारण ही साधनों एवं साधियों के बीच उपयुक्त तालमेल बैठाने की समस्या प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में विद्यमान रहती है। इन्हें ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या मूलभूत समस्याएं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं तीन मौलिक समस्या होती है। पहले क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, और दूसरी बात करें उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं को तीन मौलिक समस्या में बांटी गई है। मौलिक समस्या क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। पहला, उत्पादन कैसे किया जाए उसका तरीका, जैसे हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा बात किया जाए तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट बढ़ने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है और क्या हमें करने की जरूरत भी है। तो क्या करने की जरूरत है तो हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे।
प्रो सैम्यूअल्सन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन की निम्न 3 समस्याएं हैं, जो कि अभी बताए। 3 समस्या क्या क्या है? उत्पादन क्या किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा उत्पाद किसके लिए किया जाए, यानी उत्पादन किसके लिए किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए तथा क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। इसे भी यहाँ पर से ध्यान से सुनना है, आपको देखना है कि क्या उत्पादन किया जाए। चयन की समस्या बढ़ाना, यहाँ से क्या उत्पादन किया जाए, ये चयन यानी कि छांट रहे, उसको चुन रहे, चॉइस कर रहे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यही ना हमारा चयन की समस्या होगी कि क्या उत्पादन करें, सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, किससे बात करें, क्या पूछे कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए कि हमें बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होगा, लाभ होगा, ये सोचना, ये सोच रहे हैं ना, चयन कर रहे हैं ना, तो ये हमारी एक समस्या बनी कि नहीं, आर्थिक समस्या हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपको। अब चयन की समस्या को विकल्प में रखते हैं, 2-3 विकल्प इसका करते हैं। 3 विकल्प में क्या क्या चयन किया जाता है। पहला विकल्प में हम देखेंगे उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु जैसे कपड़ा, गेहूं आदि, जैसे मशीन, औजार, ट्रैक्टर, यानी कि हम अगर क्या उत्पादन किया जाए तो चयन की समस्या में। अब चयन में हम पहला विकल्प पहले ये सोचना चाहेंगे कि हम क्या करें, कोई वस्तु को उपभोक्ता करें, किसी से खरीद करके किसी को दे, जैसे गेहूं, जैसे कपड़ा, गेहूं, ये सब करे, या फिर दूसरे में पूंजीगत वस्तु कि किसी में हम पूंजी लगा, जैसे मशीन, औजार, ट्रैक्टर, ये सब खरीदने में पूंजी लगा, ये एक ऑप्शन चयन की समस्या होगी। या फिर हम दूसरा में क्या सोचेंगे इधर कि दूसरा में सोचना चाहेंगे कि आवश्यकता वस्तु क्या है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, और विलासिता वस्तु क्या है, जैसे कार, आभूषण आदि, ये सब भी तो हमारा उत्पादन है कि लोगों को आवश्यकता हो सकती है, रोटी, कपड़ा, मकान, चलिए ये चीज को हम चयन करते इसका उत्पाद करेंगे। या फिर सोच सकते हैं अरे नहीं, लोगों को ज्यादा अगर हम लोगों के पास बेचना चाहे तो ये हमारा बिकेगा, क्या विलासिता वस्तु क्या होता है कि जैसे कार, आभूषण, ये सब बेचने का काम करना शुरू कर देना, तो ये भी हमारा एक चयन हो गया ना। चलिए अगर हम वो नहीं तो तीसरे स्तर पर क्या सोच सकते हैं, तो तीसरे स्तर पर हम ये सोच सकते हैं निजी वस्तु में, जैसे मकान, स्कूटर, फैक्ट्री, ये खोल देते हैं, इससे हमें शायद कुछ उत्पादन करने पर फायदा होगा कि यहाँ पर मकान और स्कूटर बनाएंगे, एक फैक्ट्री खोलेंगे, ये कुछ सोच लेते। या फिर सार्वजनिक वस्तु पर जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क, ये खोल देते हैं, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मुनाफा होता रहेगा, सार्वजनिक रहेगा, इसमें कुछ टिकट उकट ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, उत्पादन क्या किया जाए, इसमें हम लोग चयन की समस्या को करते हैं। चयन की समस्या हम इतने प्रकार से, जो भी सोच रहे, जो भी चयन करना चाह रहे, पहले सोच रहे क्या करे, वही हमारी चयन की समस्या हो जाती है। चलिए उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि उत्पादन कैसे की जाए। उत्पादन कैसे की जाए तो हाउ टू प्रोडक्ट्स देखिए यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या है कि चयनित वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए। अगर हम इनमें से कुछ को चयन कर लिए, यहाँ पर जैसे था तो कुछ का चयन कर लिए, तो उसका उत्पादन कैसे किया जाए, उसका उत्पादन भी तो करना है। तो उसका उत्पादन दोस्तों हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर वास्तव में यह तकनीक के चुनाव की समस्या है। फिर इसके बाद उसका क्या नाम दे दिया, तकनीक के चुनाव की समस्या। उत्पादन की तकनीक 2 प्रकार की होती, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है कि श्रम प्रधान तकनीक में, इस तकनीक में पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, यानी पूंजी कम लेकिन श्रम मजदूर बहुत ज्यादा होने चाहिए, ये होती है। उत्पादन कैसे किया जाए तो श्रम होगा, यानी मजदूर हमारे पास रहेगा तभी ना हम कोई किसी भी चीज का उत्पादन कर पाएंगे, और उसके साथ में क्या पूंजी भी होनी चाहिए। पूंजी, इस तकनीक में श्रम की तुलना में पूंजी का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, यानी ये दोनों होनी चाहिए, तभी हम उत्पादन कर सकते हैं। चलिए इसे भी इसी प्रकार से उत्पादन कैसे किया जाए तो तकनीक का चयन हो गया, और ये समस्या तकनीक की चयन समस्या कहलाएगी ना, जैसे में श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम इसका लेकर के चले तो उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाएगा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें वह तकनीक अपनानी होंगी जिसमें सीमित साधन का प्रयोग कम हो। यदि दोनों उत्पादन तकनीकों द्वारा उत्पन्न उत्पादन समान हो तो अधिक कुशल तकनीक उसे कहा जाएगा जो सीमित साधनों की कम से कम मात्रा का प्रयोग करे। सीमित साधन जो है, जो मतलब कि जिसकी मात्राएं निकाली गई है वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाले, तो वैसी मात्रा को सीमित साधनों की कम से कम मात्रा में प्रयोग करके वो उत्पादन करे, तो वही
अच्छी कहलाती है, ठीक है, और उत्पादन कहलाती है। उत्पादन किसके लिए किया जाए, अब ये भी हमारे पास समस्या है ना कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, सो ध्यान दीजिए कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या, कितना और कैसे, जैसे समस्याओं के समाधान के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है ना कि ये किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थात उत्पादन का वितरण कैसे किया जाएगा। हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट कर लिए, बना लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, अब यही नहीं पता रहेगा कि हम किसके लिए किए, कहाँ इसे बेचना चाहिए, कहाँ वितरण करना चाहिए, ये सारे पते नहीं रहेंगे, तो हम कुछ को भी बनाए हुए चीज़ को भी फंसा देंगे, है ना, पूंजी को, श्रम को, सब सारी चीज़ को फंसा लेंगे। इसलिए हमें उत्पादन किसके लिए किया जाए ये भी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वितरण की समस्या हो जाती है, ये उत्पादन किसके लिए किया जाए ये क्या कहलाएंगे, वितरण की समस्या। वितरण की समस्या में क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। वितरण की समस्या में दो पहलू होती है, पहला पहलू व्यक्तिगत वितरण और दूसरा कार्यात्मक वितरण। अब यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्तिगत वितरण में क्या होती है। तो व्यक्तिगत वितरण में अगर हम बात करें तो आय वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित होती है, और यहाँ पर होती है आय वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित नहीं होती है, ठीक है। चलिए, उत्पादन के वितरण की समस्या का दो पहलू है, व्यक्तिगत और कार्यात्मक वितरण। तो इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो अच्छी तरह से जानने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रकार से चलते हैं कि प्रथम पहलू का संबंध व्यक्तिगत वितरण से है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार वितरण किया जाए, इसका संबंध आय के वितरण की असमानता की समस्या से भी है। और दूसरे में बात किया जाए तो वितरण की समस्या का दूसरा पहलू है कार्यात्मक वितरण, कि इसका संबंध यह ज्ञात करने से है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो, इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं है। और हम लोग आगे इसी प्रकार से बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे क्या कि अतिरिक्त केंद्रीय समस्याएं आधुनिक विचारधारा में किस प्रकार से है। तो ये कुछ इस प्रकार से है जो कि हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, ठीक है। साधनों का कोई भी साधन है ना तो उसके अच्छी तरह से उपयोग हम कैसे कर पाएंगे, यही ना बताया जाना चाहिए, ये भी तो होनी चाहिए। तो चलिए कैसे कैसे इसकी क्वेश्चन हो सकती है, सो ध्यान दीजिए कि इसकी समस्या का भी दो पहलू है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि साधनों के आवंटन से जुड़ी तीन समस्याएं क्या है, कितना, कैसे और किसके लिए। साधनों से तीन समस्या जुड़ी है, क्या क्या, कि कितना, कैसे और किसके लिए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए, यही है। चलिए उसके बाद के समाधान के बाद अर्थव्यवस्था की अगली मुख्य समस्या उत्पादन साधनों का कुशलतम विदोहन सुनिश्चित करना। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने अगली मुख्य समस्या यह होती है कि इन सीमित साधनों का पूरा पूरा उपयोग कैसे किया जाए। इस समस्या के दो पहलू हैं। दो पहलू कौन कौन से हैं कि उत्पादन के सभी साधनें हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, श्रम होने चाहिए, पूंजी चाहिए, आदि को पूर्ण रोजगार प्रदान करता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों का पूर्ण अथवा कुशलतम उपयोग भी करना होता है, जो कि यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लिए, और हम लोग चलेंगे कुछ और टॉपिक की और आपको बताया, अभी बहुत सारे कुछ को बताना है, बहुत सारी चीज़ बताना है। ये चैप्टर कुछ लंबा है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को तो पढ़ना है और पीछे नहीं हटना है, ठीक ना। हम आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट करेंगे और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ताकि आप ज़्यादातर इसे रिवीजन कर सके और पढ़ सके। ज़्यादा समय आप लोग के पास है नहीं, ठीक है, और इसलिए ज़्यादा समय नहीं है तो ज़्यादा आप लोग को समय देना है। एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो ज़्यादा टाइम दोगे तभी ना क्लियर हो पाओगे। चलिए आर्थिक विकास कैसे हो ये भी देखना बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास से कैसे, समस्या तो हो गया, अब इसका विकास कैसे होता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहती है। देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा सीमित संसाधनों के लगातार प्रयोग से साधन और भी सीमित होते चले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि साधनों का भी लगातार उत्पादन और विकास किया जाए तथा वैकल्पिक साधनों की भी
की भी खोज की जाए ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर को बढ़ाकर आर्थिक विकास किया जा सके। और इस प्रकार से हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। साधनों के स्तर को अगर बढ़ा दिया जाए, साधनों के स्तर को अगर बढ़ा दिया जाए तो हम आर्थिक विकास कर लेंगे। ठीक है, आर्थिक समस्या फिर आएंगे ही नहीं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं विभिन्न आर्थिक प्रणाली अथवा अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है उसके बारे में। तो कितना, कैसे और किसके लिए में इसमें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान, और उसके बाद तीसरा जो है कि अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए शुरू से इसे पढ़ते चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। ठीक है, तो जब निजी नियंत्रण होता है तथा यह अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्र होती है, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसमें मांग एवं पूर्ति के दो स्वतंत्र बल क्रियाशील होकर कीमत निर्धारण करते हैं। अगर हम कीमत के यंत्र को अच्छी तरह से कर देंगे, सभी में अच्छी कीमत लगाया जाएगा, तो ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो केंद्रीय समस्या है ना, ये दूर हो सकती है। चलिए, अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान के बारे में अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए, आशा करते हैं अभी आप लोग को अच्छी तरह से ही दिखेगा। चलिए, ठीक है। और यह समाजवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, सो देखिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक नियोजन या योजना तंत्र द्वारा किया जा सकता है। इसकी जो समस्याओं का समाधान है ना, सामाजिक प्राथमिकताओं और आर्थिक योजना के हिसाब से किया जा सकता है। और उसके बाद अगर हम तीसरी बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, तो इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, सो जरा ध्यान दीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है और दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक योजना के अधीन कार्य करते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन तंत्र दोनों मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार से इसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। चलिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, और इसे इस प्रकार से लेकर के चलेंगे। तो चलिए, इसे भी लेकर के चलते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली कुछ बात है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावनाएं कि वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे सभी संभव संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित किया जा सकता है। जैसे में यहाँ पर अगर हम बात करें उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। उत्पादन संभावना वक्र का परिभाषा क्या हो सकती है, तो सैमुअल्सन के अनुसार, ये अर्थशास्त्री का नाम है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। उसे क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। फिर से सुनिए, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बताया जाएगा, और महत्वपूर्ण चीज आपको दिमाग में रखना है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या है, तो इसकी मान्यताएं 4 है। क्या क्या 4 है, सो देखेंगे। आप लोग देख सकते हो, उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा होनी चाहिए, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग होना चाहिए, स्थिर तकनीक होनी चाहिए, यानी एक जगह होनी चाहिए। जो भी तकनीक बनाने वाली है ना, वो एक जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ बना, कल वहाँ जा करके, कल दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, और इस तरह से वो बढ़ते रहेगा तो वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और 2 वस्तु होनी चाहिए, कम से कम 2 वस्तु होनी चाहिए तभी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या क्या है। तो इसकी विशेषता बच्चों बहुत ही आसान है कि क्या क्या उत्पादन संभावना वक्र की 2 प्रमुख विशेषता है। पहले, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यानी इसको थोड़ा सा समझेंगे, आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर इसको रेखीय प्रदर्शन किया जाएगा तो आपको समझने में आसान होगा।
ठीक है, तो आपको समझने में आसान होगा, इसलिए इसे हम थोड़ा सा लेकर के चलते हैं आप लोगों को, और इस चीज़ को दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में बताया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।